नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, उनके द्वारा क्या कौन कौन से स्लोगन दिए गए। सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन वेरियस इलेक्शंस आर गिवन बिलो। अलग अलग जो स्लोगन्स दिए गए थे अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा, वो यहाँ दिए गए हैं। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। गरीबी हटाओ का मतलब गरीबी को दूर करने के लिए इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। द पार्टी प्रोमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। सरकार ने ये वादा किया कि जितनी भी देश के अंदर गरीबी है वो रिमूव कर दी जाएगी। तो ये स्लोगन बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, और उस टाइम कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट है सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी जो स्लोगन है वो दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 में, जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1977 में तब। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देसाम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। जो देसाम पार्टी थी, जिसको देशम पार्टी भी कहते हैं, वो तेलुगु पार्टी थी। तो आंध्र प्रदेश के जब असेंबली इलेक्शन हुए आंध्र प्रदेश में 1983 में, तब प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ये स्लोगन दिया गया था। एनटी रामा राव जी उस टाइम क्या कर रहे थे, तेलुगु पार्टी को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन देयर आर सम इलेक्शन लॉज। इलेक्शन कैंपेन अच्छी तरह से हों, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हों, इसके लिए कुछ लॉ और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट है नो ब्राइब और थ्रेटनिंग वोटर्स, कि कोई भी ब्राइब नहीं लेगा और ना ही वोटर्स को धमका के वोट इकट्ठी करेगा। तो इसमें फर्स्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट वो ये है कि कोई ब्राइब भी नहीं लेगा, और इसके साथ साथ वो जो वोटर्स हैं उनसे वोट लेने के लिए वो क्या नहीं करेगा, उनको धमकाएगा नहीं। नेक्स्ट है नो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कैन सिक्योर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट और रिलीजन के हिसाब से वोट सिक्योर नहीं की जाएंगी। तो मतलब कोई भी कास्ट और रिलीजन के हिसाब से वोट को ऑब्टेन नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा। जो नेक्स्ट है रूलिंग पार्टी मिनिस्टर्स हैं शैल नॉट यूज गवर्नमेंट मशीनरी लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, व्हीकल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी और द कैंडिडेट्स शैल हैव टू सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द पुलिस और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ऑफ द एरिया before organizing the meeting at any place so that traffic and other necessary arrangements can be made। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कैंडिडेट्स हैं उनको अगर किसी भी तरह का रैलियां निकालनी है किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, तो उनको वहाँ उस एरिया की पुलिस और कंसर्न्ड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको मैसेज देना पड़ेगा, ताकि जो उनकी रैलीज़ है उस दौरान कोई भी ट्रैफिक बाधित ना हो, और इसके साथ साथ जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है वो अरेंजमेंट की जा सके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स शैल एंश्योर दैट देयर सपोर्टर्स नाइदर ऑब्स्ट्रक्ट द मीटिंग एंड रैली ऑफ द ओपोजिशन पार्टी और कैंडिडेट्स नॉर डिस्ट्रीब्यूट पैम्फलेट्स इन द मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओपोजिशन पार्टीज़। इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि उनकी जो ओपोजिशन होगा उनके खिलाफ किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि क्या हो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे या उनकी जो मीटिंग्स हैं वो बेकार हो जाएं।
If any party or candidate is not follow the code of conduct and laws, their election can be rejected by the court even after they have won the election. अगर कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को या लॉज को फॉलो नहीं करता तो कोर्ट क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है उनकी जीत को। चाहे वो इलेक्शन में जीत चुके हों, वो इलेक्शन क्या कर सकता है, वो रद्द कर सकता है कोर्ट, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट कोड ऑफ कंडक्ट या लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोलिंग। वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट ऑन एन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे वाले दिन वोटर्स अपनी वोट डालते हैं। पहले बैलेट बॉक्स का सिस्टम चलता था, तो एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाय पोलिंग बूथ एंड कास्ट हिज और हर वोट थ्रू ए सीक्रेट बैलेट। पहले बैलेट बॉक्स चलता था तो क्या करते थे कि कोई भी पर्सन जिसका कि वोटर लिस्ट में नाम है वो पोलिंग बूथ में जाता था और वहाँ जाके अपनी जो वोट है वो डालता था। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब भी वोटर अपनी वोट डालने के लिए जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हिम और हर, पुट ए मार्क ऑन द वोटर फिंगर एंड अलाउ हिम और हर टू कास्ट हिज और हर वोट। जब भी वोटर जाता है बूथ में तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वो क्या करते हैं कि उसकी फिंगर पर एक मार्क कर देते हैं और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी वोट डाल सकता है। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. जो भी कैंडिडेट हैं उनका एजेंट बैठ सकता है पोलिंग बूथ में, किस लिए, ताकि वो ये देख सके कि जो वोटिंग हो रही है वो फेयर तरीके से हो। अर्लियर वोटिंग वाज डन बाय ए पुटिंग ऑन ए स्टैम्प ऑन ए बैलेट पेपर। पहले बैलेट पेपर चलता था जिसमें कि जैसे देख सकते हैं आप, बैलेट पेपर पे ये निशान पार्टियों के होते थे और जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसका नाम लिखा होता था और जिसने भी वोटिंग का सिस्टम चलता था वहाँ पे बैलेट पेपर पे क्या कर दिया जाता था, स्टैंप लगाई जाती थी। ए बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन विच नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में उसका नेम लिखा होता है और इसके साथ साथ जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी का उस पर सिंबल होता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आजकल ईवीएम का यूज़ होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होने लगा है, जिसके थ्रू क्या करता है वोटर किसी भी कैंडिडेट जिसको कि वो वोट डालना चाहता है उसके नाम और उसका जो सिंबल है उसके सामने एक बटन होता है, उस बटन को जब वो प्रेस करेगा तो वो वोटर उस कैंडिडेट को क्या कर देता है, वोट डाल देता है। इसका मतलब नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। द मशीन शो द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। द वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और शी वॉन्ट्स टू कास्ट हिज और हर वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या किया जाता है कि कैंडिडेट का नेम होता है और इसके साथ उसके सामने सिंबल होता है उसकी पार्टी का, जिसको भी वोट डालनी है वोटर को वो क्या करता है कि उस कैंडिडेट जिसको वो वोट डालना चाहता है उसके नाम के सामने जो सिंबल होता है और सामने जो बटन होता है वो बटन वो प्रेस करेगा, बटन प्रेस करेगा तो उसको वो वोट चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ वोट्स। इसमें क्या होता है कि वोट काउंट की जाती हैं। जब इलेक्शन प्रोसेस, वोट डालने वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो क्या किया जाता है कि वोट काउंट की जाती हैं और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद विनर का नाम पता लग जाता है। टेलीविज़न के माध्यम से चैनल, जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कौन से कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिली थी और कौन विनर रहा है। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब वोटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है, all the EVM are sealed and taken to a secure place. After few days fixed date, all the EVM are open and votes secured by each candidate are counted. पहले EVM जो मशीन है वो सील कर ली जाती हैं और उसके बाद जो वोट्स हैं वो काउंट की जाती हैं। The candidate who secure the highest number of votes from a constituency is declared elected. With a few hours of counting, all the results are declared. थोड़े ही टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। In general election, the counting of votes in all constituencies take place at the same time.
on the same day. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as who will form the next government. This event is reported by television, channels, radio and newspapers. तो काउंटिंग ऑफ वोट्स में ये है कि जो भी पोलिंग जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो ईवीएम मशीन्स हैं उनके थ्रू जो वोटर्स ने कैंडिडेट्स को वोट डाली हैं उनकी काउंटिंग की जाती है और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर के थ्रू क्या किया जाता है कि रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट विनर रहा। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी? एवरी सिटीजन हैज़ बीन गिवन ए राइट टू वोट। हर सिटीजन को वोट डालने का राइट है। ए वेराइटी ऑफ चॉइस टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव। हर एक को वोट डाल के जो वोटर्स होते हैं वो अपने जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो उसको वोट डाल सकते हैं। उनके पास ये चॉइस होती है। एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इलेक्शन कमीशन, रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शन इज़ फॉर्मुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन करवाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या करता है कि हमारे देश में जो भी इलेक्शन होते हैं वो ये चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो हमारे देश में इलेक्शन हो वो फ्री हों और फेयर हों। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर हैं? सबसे पहली पावर है कि ये इट टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस राइट्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जब से इलेक्शन शुरू होते हैं इलेक्शन के रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन तक सभी के सभी डिसीज़न या उनको जो भी इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे उन पे कंट्रोल करने का जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास पावर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकता है सरकार को कि वो फॉलो करे गाइडलाइन और मिसयूज़ ना करे अपनी पावर का कि जिसके बेस पे वो क्या हो जीतें, इलेक्शन जीत सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। जो इलेक्शन ड्यूटी होती है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जब अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं वो सरकार के अंडर काम ना करके उस टाइम वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल के अंडर काम करते हैं उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इज सम बूथ्स और इवन एन एंटायर कंस्टिट्यूएंसी दे ऑर्डर ए रीपोल। रीपोल का ऑर्डर दे सकते हैं जब इनको लगता है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में सही तरीके से पोलिंग नहीं हुई है। तो पोलिंग सही तरीके से ना होने की वजह से ये क्या ऑर्डर दे सकते हैं कि दोबारा से वोटिंग करवाई जाए, रीपोल करवाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एन इलेक्शन इज़ द अनदर क्राइटेरिया टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन की क्वालिटी को चेक करने का एक सही तरीका यही है कि पार्टिसिपेशन कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने वोट डाली है। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा सही तरीके से फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन ना करवाए जाएं तो ज़्यादा लोग वोट नहीं डालेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोट डालने में। इसलिए जो इलेक्शन है वो सही तरीके से होने चाहिए और जो वोटर्स हैं उनकी टर्नआउट फिगर्स के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इंडिया में क्या क्या चैलेंज हैं। देखो कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की तरह, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते हैं
कि जो इलेक्शन है वो फ्री तरीके से हों और फेयर तरीके से हों, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी पावर के बेस पे या मनी के बेस पे क्या करते हैं कि इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे ये चैलेंज होता है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से हो। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो लोग कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। जो कैंडिडेट्स होते हैं और पार्टीज़ होती हैं जिनके पास पावर है या उनके पास मनी ज़्यादा है, अगर वो मनी के बेस पे अगर नहीं जीत रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनको क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कैंडिडेट्स हैं और पार्टी हैं अपने पैसे के दम पे ना जीतते हैं। नेक्स्ट है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कैंडिडेट्स के जो लिंक्स होते हैं वो क्रिमिनल के साथ होते हैं या उनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपनी टिकट सिक्योर कर लेते हैं, पार्टी में वो टिकट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज पॉलिटिक्स में होती हैं और वो अपने रिलेटिव्स को ही टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो जिनके पास कई बार स्किल होती है या जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उनको कई बार टिकट नहीं मिलती, क्योंकि कुछ फैमिलीज जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, वो अपने ही रिलेटिव्स को टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो छोटी पार्टियां होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता सही तरीके से इलेक्शन लड़ने का, तो उनको डिसएडवांटेज होती है इस चीज़ की, क्योंकि वो कंपैरिजन छोटे रह जाते हैं या उनको सही तरीके से वो एडवांटेज नहीं मिल पाती जो कि बिगर पार्टीज़ के लिए होती हैं। तो ये चैलेंज है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की तरह, जहाँ पे फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करवाने हैं,